हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आज हम टॉप 60 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम या जो भी एग्जाम चलो सब के लिए क्या है, एक रामबाण बोलिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किसी न किसी एग्जाम में इस तरह के आ चुके हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ एक और चीज़ बात बताना चाह रहा हूँ कि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर साइंस ट्रेंडिंग सर्च कीजिए, उसमें आपका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? याद रखिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। साफ साफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक। हाँ, तो याद रखिए हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो याद रखिए कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वह कौन सा तत्व है जिसका सबसे अधिक समस्थानिक होता है? तो याद रखिए प्यारे दोस्त, वो कौन सा तत्व, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा तत्व है जिसका सबसे अधिक समस्थानिक होता है? तो याद रखिएगा पोलोनियम। पोलोनियम का क्या होता है? सबसे ज्यादा समस्थानिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है? तो याद है कि हाइड्रोजन के कितने 3 समस्थानिक होते हैं ना, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा हाइड्रोजन का समस्थानिक है जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है? तो याद देखिए ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है एक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। मतलब ये हुआ कि इससे अल्फा बीटा गामा जो रे होते हैं इससे निकलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो अब बताइए कि एक ही परमाणु है, ठीक है, जिसके परमाणु संख्या क्या है? यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि समान होता है, ठीक है। संख्या समान होता है किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं? याद रखिए, उसको समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप कहते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या एक ही हो का मतलब द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या क्या होते हैं? भिन्न होती है, क्या कहलाती है? उसको समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नंबर 7 कहता है अल्फा बीटा और गामा किरणों में किसमें गतिज ऊर्जा अधिक होता है? याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा होता है ना, ठीक है। तो बताना है किसमें किसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। याद रखिए, जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा उसमें गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। याद रखिएगा, अल्फा किरण, अल्फा किरण का में क्या होता है? इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है गामा और बीटा किरण की अपेक्षा, ठीक है। तो इसलिए अल्फा किरण में क्या होता है? गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है। तो आपको बताना है कि गतिज ऊर्जा सबसे कम किसमें होता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, ठीक है। इन तीनों रे में अल्फा बीटा गामा में गतिज ऊर्जा सबसे कम किसमें होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 अल्फा बीटा और गामा किरणों में कौन किरण उदासीन? उदासीन का मतलब हुआ ना तो उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और नहीं उस पर कोई निगेटिव चार्ज है, मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा में कौन किरण क्या उदासीन? तो याद रखिएगा गामा किरण। गामा किरण क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं, ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 की तरफ। अल्फा बीटा और गामा किरणों में किसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर था? देखिए, अभी हमने आपसे पूछा था कि अल्फा बीटा और गामा में किसमें गतिज ऊर्जा कम होता था? याद रखिएगा गामा किरण में गतिज ऊर्जा कम होता है, ठीक है। और जब कम होता है तो इसका प्रकाश का वेग क्या होता है? इस किरण का जो वेग होता है, यानी ये गामा किरण का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के लगभग लगभग क्या होते हैं? बराबर माने जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग को माइंड में होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गामा किरण का जो स्पीड होता है वो प्रकाश के स्पीड के लगभग अप्रॉक्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग को माइंड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 10 की तरफ। कहता है कि अल्फा बीटा और गामा किरणों में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? देखिए, वेदन क्षमता आपसे पूछ दिया किसका वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसी का वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, गामा किरण का स्पीड क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसकी वेदन क्षमता जो होता है
क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम वेदन क्षमता किसका होता है अल्फा बीटा गामा में, तो याद रखिएगा अल्फा का वेदन क्षमता सबसे कम होता है और उसका गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है। तो ये चीज को आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या थी, याद रखिएगा रेडियो सक्रियता का इकाई क्या, क्यूरी, क्या है, क्यूरी है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे 12, कहता है कि वे नाभिकीय विक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक विखंडित होता है, बहुत बड़ा नाभिक होता है, क्या होता है, विखंडित होता है मतलब टूटता है, और टूट कर दो, यहाँ लिखा हुआ ना, दो हल्के नाभिकों में क्या होता है, परिवर्तित हो जाती है तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि क्या होता है, मुक्त होती है, क्या कहलाती है। याद रखिएगा जब कोई नाभिकीय विखंडन होता है दो हल्के टुकड़ों में क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ ना, दो हल्के टुकड़ों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या परिवर्तित हो जाती है और साथ से ऊर्जा की विशाल राशि मुक्त, तो उसको बोलते हैं हम नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं उसको, नाभिकीय विखंडन, या इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग को माइंड में होना चाहिए। और नाभिकीय विखंडन जब भी होता है तो न्यूट्रॉन के द्वारा होता है, न्यूट्रॉन उस पर एक तरह से बमबार करता है तब जाकर उस नाभिक का विखंडन होता है। और ये भी साथ साथ याद रखिएगा कि जो न्यूट्रॉन होता है उसका स्पीड क्या होता है, स्लो होता है, यानी स्लो मोशन वाले न्यूट्रॉन क्या करता है, नाभिक पर क्या करता है, बमबार करता है, उसके बाद ये क्या होता है, इसका विखंडन होता है, ठीक है। तब जाके दो हल्के नाभिक में क्या होता है, ये परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये एक ऊर्जा है, m जो द्रव्यमान क्षति और c जो है प्रकाश का वेग है, किसका समीकरण, तो बताइए कौन से साइंटिस्ट ने इस समीकरण को दिया था। याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइंस्टीन ने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का इक्वेशन यानी समीकरण को दिया है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 14 कहता है कि वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के, देखिए इससे पहले क्या था कि वह नाभिकीय अभिक्रिया था कि बड़ा नाभिक क्या होता टूटकर दो हल्के नाभिक में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक वह नाभिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर, मतलब दोनों मिलकर एक भारी नाभिक और अस्थाई नाभिक का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं ये बताना है आपको कि क्या कहलाते हैं। ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन है, तो याद रखिए उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो ये चीज को आप लोग को माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन ये हो गया नाभिकीय संलयन, तो ये चीज को आप लोग को माइंड में होने चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 15 की तरफ, कहता है सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती थी। याद रखिएगा सूर्य में क्या क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सन के अंदर होता है, ठीक है दोस्त। चलिए और क्या बताइए कि नाभिक में कौन से फ्यूल बर्न होते हैं, मतलब सन में कौन से फ्यूल क्या होते हैं, फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि उसमें क्या जलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो याद रखिएगा ये भी क्या है, नाभिकीय संलयन, ये भी क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही क्या है, आधारित है, ठीक है। तो इस तरह से सूर्य हो गया और हाइड्रोजन बम हो गया, दोनों क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे क्या है, ये आधारित है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर रहा ये आपका 70 कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिए सब बहुत अच्छा, सब क्वेश्चन क्या है सीरियल बाय लिया हूँ, ठीक है ना, मतलब जो भी सब पूछा हुआ क्वेश्चन मतलब सबको चूज करके कि एक टॉपिक मतलब एक सीरियल बाय आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। एक साथ एक चीज और याद रखिए कि नाभिकीय रिएक्टर में जो अभिक्रिया होता है, नाभिकीय विखंडन तो होता ही है और उसमें भी दो होता है, एक नियंत्रित होता है यानी कंट्रोलिंग, एक होता है अनकंट्रोलिंग। तो याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में जो अभिक्रिया होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन बोल सकते हैं, ठीक है, नियंत्रित में होता है यानी कंट्रोलिंग होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ आते हैं। रॉकेट उड़ाने में किस ऊर्जा का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा रॉकेट जब उड़ता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्त नाभिकीय ऊर्जा का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग यानी मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा
भारी जल और ग्रेफाइट जो है मंदक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारी जल जब यूज करते हैं मंदक के रूप में तो उस नाभिकीय रिएक्टर को क्या कहते हैं, और जब ग्रेफाइट हम यूज करते हैं मंदक के रूप में तो उस वक्त नाभिकीय रिएक्टर को क्या कहते थे। इससे भी क्वेश्चन आप लोग को बनता है। तो खैर 19 को याद रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक जो वर्ड आया हुआ है, ठीक है, तो किसके रूप में प्रयोग किया जाता है इसमें, हाँ किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिए भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जब ग्रेफाइट, हाँ देखिए आ गया क्वेश्चन कि जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक रूप में करते हैं तो नाभिकीय रिएक्टर को क्या, तो उस नाभिकीय रिएक्टर को क्या कहते हैं। अभी बोले ना कि मंदक रूप में तो भारी जल ग्रेफाइट तो किया जाता है, लेकिन जब जब ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे मंदक रूप में तो उस नाभिकीय रिएक्टर को परमाणु पाइल कहते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कहता है जब भारी जल का मंदक रूप में उपयोग होता है तो उस रिएक्टर को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा स्विमिंग पूल रिएक्टर क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल रिएक्टर बोलते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दिया दोस्त, आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज शेयर कर दिया करें, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है। तो याद रखिएगा ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है, तो यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ एक होता है, देखिए उसमें एक छड़ भी यूज किया जाता है। तो छड़ जो यूज किया जाता है वो किस चीज का बना होता है, मतलब ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिए कैडमियम, कैडमियम का छड़ होता है, ठीक है। क्या होता है, कैडमियम का छड़ होता है, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाने वाला वैज्ञानिक का नाम था। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम, साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो याद रखिएगा एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी थे और ये कहाँ के थे, इटली के थे। ये भी साथ साथ आप लोग को याद रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अक्रिय गैस के अणु कैसे होते हैं। देखिए कैसे होते हैं मतलब एक परमाणविक होते हैं, द्विपरमाणविक होता है, त्रिव होता है, चतुर, इस तरह से आपके ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अक्रिय गैस के अणु जो होते हैं एक परमाणविक होते हैं, क्या होते हैं, एक परमाणविक होते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 की तरफ। अक्रिय गैस के सबसे बाहरी कक्षा मतलब बाह्यतम कक्षा, एक्सटर्नल बोल सकते हैं, एक्सटर्नल ऑर्बिट, उसके बाद कोई ऑर्बिट नहीं। तो अक्रिय गैस के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उसके बाहरी कक्षा में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर, ठीक है दोस्त। तो हीलियम को छोड़कर जितने भी हैं अक्रिय गैस क्या है, सब क्या है, सब के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का बंधन कोण, याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बंधन कोण कितना होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कितना होता है, याद है कि 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसका बंधन कोण, किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जल का बंधन कोण कितना होता है। तो अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 180 होता है, और जल का बंधन कोण कितना होता है, तो 105 होता है। कितना होता है, 105 होता है जल का बंधन को। उसी तरह से एसिटिलीन का पूछेगा तो एसिटिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए अभी एसिटिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग को माइंड में होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कपड़े पर स्याही के धब्बे, मतलब सिंपल समझिए कि जब स्याही अगर कपड़े पर गिर जाता है या लग जाता है किसी तरह से तो उसको छुड़ाने के लिए हम लोग किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, यानी कौन सा अम्ल यूज किया जाता है उसको, उस धाग को, उस धब्बे को हटाने के लिए। याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये रहा आपके 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एसीटोन बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, एसीटोन बन रहा है, किसी के नाम पर है एसीटोन एसिटिक। तो याद रखिए एसीटोन बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए फिर कहता है 32 में कि वैसे भस्म जो जल में विलय होते, मतलब वैसे भस्म जो जल में घुल जाता हो क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या सभी क्षार भस्म होते हैं कि नहीं। ठीक है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ जाते हैं, किसी का लैटिन नेम पूछ देगा आपको। तो कहता है सोडियम का लैटिन नाम क्या है, तो याद रखिएगा नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, तो नेट्रियम। याद रखिएगा नेट्रियम जो सिंबल होता है Na। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग 34 की तरफ। 34 भी लैटिन नेम से लिया हूँ। तांबा का लैटिन नाम क्या था, याद रखिएगा क्यूप्रम। क्या होता है क्यूप्रम, इसका सिंबल होता है Cu। ठीक, जब भी 2 लेटर का अगर कोई लैटिन नेम होता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में, सेकंड क्या होता है स्मॉल में लिखा जाता है। तो ये चीज को याद होना चाहिए। क्या बोले हम कि कोई भी केमिकल नेम होगा तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा कैपिटल में, सेकंड क्या होगा स्मॉल में लिखा जाता है। ठीक है, इन्हें कि दोनों कैपिटल कर दिए या दोनों स्मॉल, तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है, याद है कि पोटेशियम का कैलियम होता है। क्या होता है, कैलियम होता है। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल के होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या था, सोना का लैटिन नेम क्या होता है, ओरम होता है। ओरम क्या होता है, ओरम होता है। इसका सिंबल क्या होता है, Au होता है। ठीक है दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आप लोग का स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या होता है, चांदी का लैटिन नेम क्या होता है, तैयारी का अर्जेंटम। क्या होता है, अर्जेंटम जो होता है चांदी का केमिकल नेम होता है। ठीक है, जिसका सिंबल Ag होता है। लोहा का लैटिन नेम क्या होता है, तो फेरम होता है। इसका सिंबल क्या होता है, Fe होता है। क्या होता है, Fe, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और 4 वर्ड ऐसे जो हमेशा आप लोग को क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि कौन नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है, कौन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, कौन नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, कौन डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का फार्मूला। तो ये चीज़ जो है ना बहुत बच्चों को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो आज आप लोग अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंफ्यूजन आप लोग को दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले 39 क्वेश्चन लिखा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला। तो याद रखिए नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NO होता है। याद रखिए दोनों कैपिटल है। ठीक है, तो N से नाइट्रोजन हो गया, O से ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब तो जैसे 2 होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ठीक है का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा NO2। क्या होता है, NO2 होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपसे पूछेगा 41 में लिखा कि नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, N2O होता है। क्या होता है, N2O होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 कहता है कि डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, क्या बोले हम, डाई नाइट्रोजन ट्राई, ये तो खैर नाम पर क्लियर हो जाएगा। डाई नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन में डाई लगा देना है, और ट्राई ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन में 3 लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ये हो गया N2O3। ठीक है, बिल्कुल ये नाम पर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 43। निलंबन में परिक्षेपित कणों का कार्य भी डायरेक्ट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है। ठीक है, कि निलंबन जो होता है उसमें जो परिक्षेपित कण का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, चलिए उसी तरह से अगर कोलाइड को पूछ दिया जाए तो ऊपर क्या था, निलंबन था, नीचे आपका हो गया कोलाइड। ये निलंबन का पूछा था ना, नीचे हो गया आपका कोलाइड। तो कोलाइड का साइज पूछा तो याद ये वैरी करता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में क्या करता है, ये वैरी करता है। तो याद रखिएगा ये हो गया आपका कोलाइड का।
ठीक है। अगर इसी में अगर वास्तविक विलयन का पूछ देगा, देखिए तीनों का हम ले लिया हूं कि आप लोगों को तीनों माइंड में होने चाहिए। अगर आपको पूछ देगा वास्तविक विलयन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो याद रखिएगा 10⁻⁻8 होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हमने ले लिया हूं, कोलाइड, निलंबन और वास्तविक विलयन, ये तीनों का साइज आप लोग को, परिक्षेपित कणों का साइज आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 46 कहता है कि नदी का गंदा जल वायु में धुआं उदाहरण। याद रखिएगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि क्या हो, कौन सा विलयन, निलंबन है, कोलाइड है, वास्तविक विलयन क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, नदी का गंदा जल या वायु में जो धुआं होता है, ये निलंबन का एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 में कहता है कि दूध हो गया, गोंद हो गया, रक्त हो गया और सियाही हो गया, किस विलयन का उदाहरण है। ये चारों आप लोग याद रखिएगा, ये चारों जो है, ओह दोस्त यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे कोलाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोलाइड होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो दूध, गोंद, रक्त और स्याही जो है ये कोलाइड है। क्या था, कोलाइड का एग्जाम्पल। ये गलत है, यहाँ पर ये चीज ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोलाइड याद रखिएगा। क्या हमने बोला कि दूध, गोंद, रक्त और स्याही किस विलयन का उदाहरण, याद रखिएगा कोलाइड। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 और 49। 48 कहता है बॉयल का नियम। देखिए बॉयल का जो नियम है उसमें क्या स्थिर रहता है, मतलब उसमें क्या कांस्टेंट होता है। पी वी टी होता है, पी से प्रेशर, वी से वॉल्यूम होता है, टी से टेम्परेचर होता है। तो बताना है कि बॉयल्स लॉ में क्या स्थिर रहता है। तो याद रखिएगा टेम्परेचर क्या होता है, स्थिर होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। ये भी याद रखना। अगर चार्ल्स का पूछे तो चार्ल्स में क्या होता है, प्रेशर यानी दाब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ को आप लोग को याद होना चाहिए, बॉयल्स का, चार्ल्स का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 कहता है कि परम शून्य तापमान कितना होता है। परम शून्य तापमान कितना होता है, याद रखिए -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि थुलियम, थुलियम एक धातु है और आपको बताना है इसका सिंबल क्या होता है। तो याद रखिए टीएम होता है। क्या होता है, टीएम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि ग्रीनोकाइट। देखिए ये सब क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, खासकर एसएससी के लिए। एसएससी में ऐसे भयानक भयानक पूछ देते, इसका नाम भी आप लोग नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो ग्रीनो ऐसे तो किसी भी एग्जाम पूछ सकता है, लेकिन खासकर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग माइंड में नहीं होता है और ये एसएससी में अक्सर आ जाते हैं। तो ग्रीनोकाइट किसका है, ऐसे याद रखिएगा कैडियम का। कैडियम का क्या होता है, ग्रीनोकाइट क्या होता है, एस का होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं। आप लोग याद ही रखिएगा उत्कृष्ट धातु में कौन कौन सा आते हैं। सोना होता है, चांदी होता है, प्लेटिनम होता है, मरकरी होता है। यानी एयू हो गया, एजी हो गया, पीटी हो गया और एच जी होगा। तो सबका सिंबल और इसके नाम याद रखिएगा कि उत्कृष्ट धातु में कौन कौन से धातु आते हैं। तो याद रखिएगा सोना, चांदी, प्लेटिनम और मरकरी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। प्याज, जो हम लोग प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, में गंध का कारण, जो प्याज लहसुन में जो गंध होता है किस धातु की उपस्थिति के कारण होता है, मतलब उसमें कौन सा ऐसा धातु पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, वह स्मेल करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पोटेशियम। क्या होता है उसमें, पोटेशियम होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्याज और लहसुन में क्या होते हैं, गंध होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 55 कहता है कि स्मेल टाइट। देखिए ये भी है, ऐसा नाम है कि आप लोग सुने भी नहीं होंगे, अगर सुने तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो आप देख लीजिए कि स्मेल्टाइट जो है किसका अयस्क। याद रखिएगा निकेल धातु, निकेल धातु जो होता है इसका क्या है, ये अयस्क होता है, यानी स्मेल्टाइट। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। पर्ल ऐस किसे कहा जाता है। देखिए अभी अच्छा क्वेश्चन है, पर्ल ऐस किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा किसको कहा जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट को। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐस कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को माइंड में होने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि नाइक्रोम किन किन धातुओं का मिश्र धातु होता है। वो पूछा गया है कि नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम कहाँ यूज किया जाता है, हीटर होता है ना, हीटर, ठीक है, रूम हीटर या पकाने वाले जो हीटर जो होते हैं वहां पर नाइक्रोम का यूज किया जाता है। तो नाइक्रोम किन किन धातुओं का मिश्र धातु, याद रखें निकेल, क्रोमियम और आयरन। निकेल, क्रोमियम और आयरन का क्या होता है, ये मिश्र धातु होता है, ठीक है। चलिए ये अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 कहता है कि रणनीति धातु स्ट्रेटेजिक मेटल किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा टाइटेनियम को किसको कहता है, टाइटेनियम को रणनीति धातु कहते हैं, यानी स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 की तरफ। 1 फराडे बराबर कितना कूलम, देखिए भी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखिएगा आप कि 1 फराडे में कितना कूलम होता है। तो 96 कितना होता है, 96,400 कितना 94 कूलम होता है। तो 1 फराडे में 96,494 कूलम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। याद रखिए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है दोस्त। तो ये रहा, हमने आप लोगों के साथ 60 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन, ये वीडियो जो है आप लोग को बहुत ही पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो पहले आप लाइक कर दीजिए, और जो दोस्त फ्रेंड जो भी हैं उस इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। बस आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि एक नया चैनल, बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए, ठीक है दोस्त। तो आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।